हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों साइंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये दिया गया है, तो आप लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साइंस से संबंधित, अगर उनके ये टॉपिक पूछा जाता है तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा उत्प्रेरक वगैरह के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पूरी डिटेल्स हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपके होते क्या हैं। तो प्रकृति में क्या है, परिवर्तन जो है ये चलता रहता है। तो हमारे आसपास जितना भी परिवर्तन होता है तो विज्ञान की दृष्टि से इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा है? एक तो भौतिक परिवर्तन में बांटा गया है और एक आपका रासायनिक परिवर्तन में बांटा गया है। भौतिक परिवर्तन को हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस और आपके रासायनिक परिवर्तन को कहेंगे हम केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। तो आप लोगों को बेसिक जानकारी तो होगी सही, फिर भी हम यहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण यानी कि उसकी अवस्था, रंग, गंध, आकार, ताप आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन व रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अवस्था, रंग, गंध, आकार, ताप आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं उनमें कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होता है यह आपका अस्थायी परिवर्तन है, टेम्पररी परिवर्तन है। और यह सामान्यतः कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय क्यों होता है? जैसे कि आपने जल से बर्फ बना दी, हिमनीकरण कर दिया, तो बर्फ से वापस जल बन जाएगी, यानी रिवर्सिबल ये आपका होता है। तो उत्क्रमणीय यहाँ पर हो जाएगा और इसमें कोई भी आपका नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता है, लेकिन उसकी अवस्था, रंग, गंध, आकार, ताप में परिवर्तन हो सकता है। अब एग्जाम में सवाल आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो कथन और कारण देके पूछे जाते हैं, तो आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आप उन सवालों को सही कर सकते हो। अब यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं और इन उदाहरणों से ही एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि जल का बर्फ में बदलना, हिमनीकरण जो है ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलकर जल बनना यानी गलन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना, भाप में बदलना, वाष्पीकरण होना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। यानी जल से बर्फ बने, बर्फ से जल बने या वाष्प बने, भाप में बदले, ये सब आपके भौतिक परिवर्तन है। चीनी या नमक का पानी में घुलना जो है ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन जो है दोस्तों, यानी ठोस कपूर और नेफ्थेलिन या आयोडीन का सीधा गैस में बदलना जो है ये भी आपका क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊर्ध्वपातन जो है ये भी आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। अब एक है आपका एग्जाम्पल मोम का पिघलना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। मोम का पिघलना, तो मोम का जो पिघलना है ये आपका किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए मोम का जलना किस में आता है, तो मोम का जलना ये आपका किस में आता है? ये रासायनिक परिवर्तन में आता है, क्योंकि मोम जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो इसके बीच में धागा होता है और उस धागे के आसपास जो है वो मोम चढ़ी होती है। इस तरीके से मोम चढ़ी होती है। तो जब हम जलाते हैं तो धागा जलता है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। और मोम पिघलती है यानी इसकी अवस्था बदलती है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। और धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है, केवल आकार बदलता है कांच टूटने से, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। स्प्रिंग को खींचना या रबड़ बैंड को खींचना भौतिक परिवर्तन है। सोने को पिघलाकर आभूषण बनाना। अब यहाँ पर यह वाला आपको ध्यान रखना है, विद्युत बल्ब जो होता है या ट्यूबलाइट का जलना जो होता है ये भी आपका कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और लोहे का चुंबक में बदलना कौन सा परिवर्तन है? ये भी भौतिक है। बादल का बनना यानी संघनन, कंडेंसेशन जो है ये भी आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन बेसिक सा है, याद रखना है एग्जाम्पल। ठीक है, कॉमन सेंस लगा के आराम से ऐसे सवालों को आप कर सकते हो। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो ऐसे परिवर्तन हैं जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर कैसा पदार्थ बनेगा? नया पदार्थ बन जाएगा। यानी ये स्थायी परिवर्तन है, परमानेंट है, अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि ये इर्रिवर्सिबल है। ये आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि वापस यहाँ से कोई चीज़ बन गई तो वापस उससे वो चीज़ नहीं बनेगी। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध वापस नहीं बनेगा। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसमें द्रव्यमान जो है ये संरक्षित रहता है। ऊर्जा उष्मा प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन यहाँ पर होता है। तो ऊर्जा होगी या उष्मा प्रकाश जो भी है इसका अवशोषण होता है और उत्सर्जन यहाँ पर होता है। और द्रव्यमान जो है ये संरक्षित रहता है। तो कथन कारण में देखिए ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। बेसिक से एग्जाम्पल है, जैसे लोहे पर जंग लगना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी ऑक्सीजन होता है तो लोहे पर लग जाती है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? रासायनिक में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। दूध से दही बनना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा ये होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोमबत्ती का जलना, मैंने आपको बताया, जलना जो है एक दहन प्रक्रिया है, तो रासायनिक में आ जाएगा। और मोम का पिघलना वो आपका भौतिक में आ जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों उसमें आ जाएंगे, ठीक है। लकड़ी, कोयला, ईंधन, कागज का जलना किसमें भी आ जाए तो ये आपका कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा है? ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन प्रक्रिया जो होती है ये भी आपकी रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होती है ये भी आपकी रासायनिक, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये भी आपका कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कटा हुआ सेव, बैंगन, आलू का रंग भूरा हो जाता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे ही उसको काटने के बाद खुला छोड़ोगे तो रिएक्शन होती है। चांदी के आभूषण जो है ये काले पड़ जाते हैं, तो ये कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन यानी चांदी जो काली पड़ती है किससे पड़ती है? सल्फाइड की वजह से पड़ती है, यानी सल्फर की वजह से सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चांदी के आभूषणों का काला पड़ना भी कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। तांबे के बर्तनों पर हरी परत जमना, तो तांबे के बर्तनों पर जो हरी परत जमती है ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का खराब होना, दुर्गंध आना, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। और किण्वन जो होता है, फर्मेंटेशन, अंगूर के रस से शराब बनाना, ये सब आपके कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने देखी, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने देखा है, बेसिक सी जानकारी। अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो ये जैसे ये रिएक्शन है, तो इसमें अभिकारक और उत्पाद कौन है? जो इधर है तो क्या हो जाएगा? आपका अभिकारक हो जाएगा। और जो ये बन रहा है ये क्या हो जाएगा? आपका उत्पाद हो जाएगा। तो ये भी याद रखना, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है। अब अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन को क्या कहेंगे हम? एडिशन कहेंगे, या संयुग्म अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन होता है तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बन गया, ठीक है। मैग्नीशियम फीते का दहन होता है तो यहाँ पर MgO2 मिलकर MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन और आपके O2 मिलकर H2O बन गया, जल बन गया। तो ये सब जो है ये आपकी कैसी रिएक्शन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, संयोजन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा? वियोजन बोल लो या अपघटन बोल लो, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बनाता है तो ये संयोजन की विपरीत है, यानी संयोजन अभिक्रिया जो है उसके विपरीत है, उल्टा कर दो, ठीक है। दो या दो से अधिक जो अभिकारक है वह एक उत्पाद बनाएंगे। जैसे CaCO3 है, CaCO3 है, अब ये टूटेगा दो में, यहाँ पर टूटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। CaCO3 किस में टूटा? एक तो CO में टूटा और एक CO2 में टूटा, यानी उसमें अपघटन हुआ, चूना पत्थर का टूटना। जो CaCO3 है ये CO और CO2 में टूट गया, यानी वहाँ पर संयोजन हो रहा था, यहाँ पर वियोजन हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। विद्युत अपघटन, H2O जो है ये H2O2 में टूट गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब आगे देखिए विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ये रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि लोहे द्वारा कॉपर का विस्थापन, ये Fe है आपका, तो लोहे के द्वारा कॉपर का विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा, तो FeSO4 बन गया, Cu बन गया। तो यहाँ एक जो आपका ये लोहा है ये Cu को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहा है, तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो ये इसको प्रतिस्थापित कर देता है। अतः नीले रंग का कॉपर सल्फेट हल्का यहाँ पर हरा हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। Fe यहाँ पर ज़्यादा क्रियाशील है तो Cu को यहाँ पर इसने प्रतिस्थापित कर दिया, तो FeSO4 और Cu यहाँ पर बन गया। इसी तरीके से जिंक द्वारा विस्थापन होता है। जिंक की H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो ये आपका ZnSO4 यहाँ पर बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर गैस निकलेगी। तो ये कैसी रिएक्शन से? आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। फिर आपकी आती है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एग्जाम में पूछी जाती है। वे अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जो आयन्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। इसमें अक्सर एक अविल्य पदार्थ अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट जो है वो बनता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर Na2SO4 है, PaCl2 से रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर BaSO4 बन गया और इधर 2NaCl बन गया, तो यहाँ बेरियम सल्फेट BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो इसका कैसा BaSO4 कैसा होता है? यहाँ पर व्हाइट कलर में होता है, ठीक है। और ये क्या बनता है? इसका अवक्षेप यहाँ पर बनता है। इसी तरीके से AgNO3 की NaCl से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर AgCl बन गया, यहाँ पर NaNO3 बन गया, तो सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पर क्या बन गया? अवक्षेप बन गया। तो इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो जो अभिक्रिया हम करवा रहे थे, तो ये जो दर होती है ये कुछ कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ताप बढ़ाने पर सामान्यतः अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेग बढ़ जाता है। अभिकारकों की सांद्रता पे, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं के मध्य में टक्करें बढ़ती है, इससे भी आपका वेग बढ़ जाता है, यानी कंसंट्रेशन से भी आपका वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो धनात्मक उत्प्रेरक अगर होता है तो ये संक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। जो आपका पॉजिटिव उत्प्रेरक होता है ये आपकी जो संक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसको कम कर देता है। इसको कम करता है तो वेग बढ़ जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, संक्रियण ऊर्जा कम होते ही वेग बढ़ जाता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति भी जो है ये आपके किसको बढ़ाती है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है। पॉजिटिव उत्प्रेरक होना चाहिए, धनात्मक। अगर नेगेटिव होगा तो वह अभिक्रिया की दर को कम कर देगा। अब दाब क्या करता है? दाब जो है ये भी वेग को बढ़ा देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है तो वेग बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट है आपका, सरफेस एरिया। अभिकारकों को पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, यानी जैसे चूर्ण रूप में, अगर आप चूर्ण रूप में फोड़ के उनको बिल्कुल अच्छे से रिएक्शन कराओगे तो अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज होगी, क्रिया उतनी ही तेज होगी। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्रिया उतनी ही तेज होगी, ये भी ध्यान रखना है। अब लाइट के बारे में देखिए, कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है और उनका वेग बढ़ जाता है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उनका वेग बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे H2 और Cl2 की रिएक्शन आप कराते हो, ये आपका प्रकाश हो गया, तो ये 2HCl यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने देखी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, धनात्मक उत्प्रेरक, दाब, पृष्ठीय क्षेत्रफल, लाइट, इनसे क्या है? दर बढ़ रही है। अब उष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं जो है ये भी दो भागों में आपकी बांटी गई है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी कि आपकी उष्मा सेपी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं यानी जिन क्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है, उसे उष्मा सेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4 है आपका और ये O2 के साथ इसका दहन हो रहा है, तो CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा यहाँ पर निकल रही है। श्वसन हम करते हैं, रेस्पिरेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी यहाँ पर अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मिलती है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रियाएं जितनी भी होती है ये आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। बिना बुझा हुआ चूना जो होता है CaO, इसकी H2O के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर बनता है, यहाँ पर भी उष्मा निकलती है। ये भी आपकी कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, एक्सोथर्मिक। और उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कौन सी होती है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने पर उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश, विद्युत, उष्मा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, तो वो आपकी एंडोथर्मिक कहलाएगी। जैसे नाइट्रोजन जो है इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हो उष्मा के साथ, तो 2NO यहाँ पर बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर उष्मा जो है ये अवशोषित हो रही है। अवशोषित होगी तो क्या होगा? ये आपकी एंडोथर्मिक कहलाएगी। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ये भी आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो एक तो याद रखना, श्वसन जो है ये आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, और जो आपको फोटोसिंथेसिस है यानी प्रकाश संश्लेषण है ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। एक तो श्वसन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, और प्रकाश संश्लेषण भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण यहाँ पर होता है। बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, ये सब आपकी उष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। अब आगे देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण, अपचयन और संक्षारण। सबसे मेन है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे देखिए आप एक बार। ऑक्सीकरण जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में निम्न में से कोई परिवर्तन हो। ये 4 परिवर्तन आपको ध्यान रखना है। देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक तो आपकी ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी? जुड़ेगी, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? निकलेगी। और विद्युत ऋणी तत्व जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो है, ये भी आपका जुड़ेगा।
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व भी आपका जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा यहाँ पर। ये बात आपको ध्यान रखनी, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा यहाँ पर, त्याग होगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बन गया, तो कॉपर का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गई। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन देके यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो भैया यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। हाइड्रोजन का निकलना, H2S प्लस Cl2 मिलकर यहाँ पर HCl बन रहा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो निकल गया, तो H2S से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन का निकलना आपका कैसा हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो जाएगा। और विद्युत ऋणी तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का जुड़ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन को त्यागना, जैसे Na है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग के ये Na प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यहाँ पर जो ये आपका सोडियम है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑक्सीकरण। अब रिडक्शन देखो, अपचयन, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में निम्न में से कोई एक परिवर्तन हो, जैसे कि हाइड्रोजन का जुड़ना। अब वहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये दो तो उल्टा हो गया, ठीक है, सिंपल सा ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O बना, तो यहाँ पर CuO का क्या हो गया, यहाँ पर Cu में अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो CuO का यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है। विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, अगर विद्युत धनी तत्व यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व जुड़ता है तो ये क्या है, आपका अपचयन है। बस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना जो है ये आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना जो है ये किस में आता है, ये अपचयन में आता है। अब हम सोचते हैं यार इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव लगा होता है, तो हम सोचते हैं अरे यार अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अगर आप ग्रहण कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपचयन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जामिनर सवाल बनाता है। अब नेक्स्ट आती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा उसे ग्रहण कर लेता है। जैसे CuO जो है इसका तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो CuO का तो क्या हो गया, अपचयन हो गया Cu में, और H2 में O जुड़ गया, तो H2 का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण किसका हुआ, H2 का हुआ, और यहाँ पर जो है अपचयन किसका हुआ, CuO का हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार ZNO कार्बन से जुड़ा तो Zn प्लस CO हो गया, तो यहाँ पर ZNO का क्या हो गया, यहाँ पर तो ZNO का क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन हो गया, और कार्बन जो है इसका क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है आपका संक्षारण, कोरोजन जो है बेसिक सा सवाल यहाँ से पूछा जाता है, भाई कोरोजन जो है ये क्यों होता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास कोई अम्ल हो, नमी युक्त वायु हो आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित यानी क्षय होने लगती है, और ये आपकी एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ये आपकी पूछी जाती है। जो संक्षारण है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये एग्जाम में पूछी जाती है, ऑक्सीडेशन है भाई, ठीक है। जैसे लोहे पर भूरे रंग की जंग लगना, Fe2O3.XH2O, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, ये सल्फर ध्यान रखना है यहाँ पर। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट बनता है। ये तीनों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान रखना इनको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से सवाल बन सकता है। चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ती है, काली, किसकी वजह से, सल्फर की वजह से। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है, किसकी वजह से, तो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट बनता है, इस वजह से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बचाव के लिए कुछ उपाय है, जैसे कि गैल्वेनीकरण, यश दलेपन इसे कहा जाता है। लोहे पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखना, लोहे पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण यहाँ पर कहलाता है। पेंट करना, तेल या ग्रीस लगाना, मिश्र धातु बनाना, ये सब इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आगे देखिए, उत्प्रेरक और आपका उत्प्रेरण, ठीक है। उत्प्रेरक भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। वे बाहरी रासायनिक पदार्थ होते हैं आपके उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अगर धनात्मक है तो बढ़ा देंगे, ऋणात्मक है तो घटा देंगे, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में कभी भी ये भाग नहीं लेते हैं। ये आप ध्यान रखना, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी ये स्वयं अभिक्रिया के लिए अंत में रासायनिक संगठन वो द्रव्यमान की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, क्योंकि ये भाग ही नहीं ले रहे तो ये अपरिवर्तित रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक शब्द को सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था सन 1835 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1835 में किया गया था। उत्प्रेरक जो है ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, ये अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और ये आपके जो है विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो ये क्या करता है, जो संक्रियण ऊर्जा होती है यानी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देता है, इस वजह से उसका वेग बढ़ जाता है।
अब आगे देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण के कुछ प्रकार है, जैसे कि समांगी उत्प्रेरण और आपका विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी को हम बोलते हैं होमोजीनियस और आपके विषमांगी को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस। ये आपको ध्यान रखना है। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है। जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई आपके गैस अवस्था में होता है, कोई सॉलिड में होता है, कोई लिक्विड में होता है, लेकिन तीनों की अवस्थाएं सेम हो, जैसे अभिकारक की, उत्पाद की और उत्प्रेरक की, अगर तीनों की भौतिक अवस्थाएं सेम हो तो ये आपके किस में आ जाएंगे, होमोजीनियस में आ जाएंगे। जैसे कि शीश कक्ष विधि होती है आपकी, ये ध्यान रखना आप, शीश कक्ष विधि में SO2 गैस होता है, इससे SO3 गैस में ऑक्सीकरण, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO गैस उत्प्रेरक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बनता है, जैसे ये हो गया, ये NO गैस उत्प्रेरक है, यहाँ पर SO3 बन रहा है, तो ये भी आपका गैस है, ये भी गैस है और ये भी आपका गैस है, तो ये कैसा कहलाएगा, आपका होमोजीनियस कहलाएगा। ये याद रखना, ये उत्प्रेरक है, NO यहाँ पर क्या है, उत्प्रेरक है। कौन सी विधि है, शीश कक्ष विधि है, ध्यान रखना, पूछी जाती है यहाँ सभी गैस अवस्था में। विषमांगी में क्या हो जाएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न होगी तो क्या हो जाएगा, वो हेट्रोजीनियस कहलाएगा। जैसे कि हेबर विधि आपने सुना होगा, नाइट्रोजन यहाँ पर गैस है, हाइड्रोजन गैस है और NH3 गैस है, बनना जहाँ लोहे चूर्ण जो है, ये उत्प्रेरक क्या है, यहाँ पर ठोस है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो उत्प्रेरक है लोहे का चूर्ण, ये कैसा है, ये ठोस है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, जैसे N2 + H2 आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर NH3 यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर Fe जो है ये सॉलिड है, बाकी यहाँ पर सब गैस है, बाकी यहाँ पर सब गैस है, लेकिन ये चेंज हो गया, तो तीनों सेम अवस्था में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हेट्रोजीनियस कहलाएगा। अब आगे देखिए, कार्य के आधार पर उत्प्रेरक के कुछ प्रकार है, जैसे कि धनात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वह आपके धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैसे कि KClO3 के अपघटन में MnO2 को यूज में लिया जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, और इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, ग्लिसरॉल जो है H2O2 के अपघटन को रोकने के लिए ग्लिसरॉल इसको कम करता है, तो ग्लिसरॉल कम यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक है एक तरीके से। स्वतः उत्प्रेरक, जब अभिक्रिया में बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे, तो स्वतः उत्प्रेरक भी ध्यान रखना, एक होता है आपका स्वतः उत्प्रेरक, ये क्या करता है, जब उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद ही जो है उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाता है। तो एस्टर के जल अपघटन से एसिटिक अम्ल जब बनता है तो ये एसिटिक अम्ल ही जो है ये स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो एस्टर के जल अपघटन से एसिटिक अम्ल बनता है, तो यहाँ पर ये स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। एक आपके होते हैं जैव उत्प्रेरक, जो सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं, जैसे कि पेप्सिन, जाइमेज, ये एंजाइम्स होते हैं आपके, और ये एंजाइम्स जो है ये जैव उत्प्रेरक आपके कहलाते हैं। अब एक आपका होता है उत्प्रेरक वर्धक, यानी उत्प्रेरक है लेकिन उसको बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक वर्धक प्रमोटर की और जरूरत पड़ रही है। और एक आपका होता है उत्प्रेरक विष, जिसे पॉइजन बोल देते हैं अपन। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं लेकिन उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं, जैसे अमोनिया निर्माण में Fe उत्प्रेरक के साथ मोलिब्डेनम MO वर्धक है। तो Fe के साथ में यहाँ पर जो MO यूज में लिया गया आपका अमोनिया निर्माण की विधि में, तो यहाँ पर MO जो है ये उत्प्रेरक वर्धक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को नष्ट या कम कर देते हैं। हेबर विधि में CO या H2S गैस ये यहाँ पर विष का काम करती है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम और उनके उत्प्रेरक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2-4 सवाल है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनता है, तो यहाँ पर कौन से उत्प्रेरक यूज में लिया जाता है, निकल उत्प्रेरक यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में निकल देखना है, अगर निकल नहीं है तो PD PT भी आप कर सकते हो। तो ये याद रखना, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनना में यहाँ पर उत्प्रेरक निकल है। अमोनिया NH3 निर्माण की विधि जो हेबर विधि होती है, यहाँ पर लोहे का चूर्ण Fe जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, और MO जो है मोल्बिडेनम ये क्या करता है, ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि है वेनेडियम पेंटोक्साइड, प्लेटिनम चूर्ण, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कौन सी विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज में लिया जा रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल की जो शीश कक्ष विधि है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO गैस, क्लोरीन गैस निर्माण की डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड, अल्कोहल से एसिटिक अम्ल सिरका निर्माण में माइक्रोडर्मा एसिटी जीवाणु, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु यूज में लिया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, स्टार से माल्टोज बनने में डाइस्टेज एंजाइम, तो स्टार से माल्टोज बनाने में आपका कौन सा एंजाइम है, यहाँ पर डाइस्टेज एंजाइम जो है ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल शराब बनता है, तो यहाँ पर जाइमेज एंजाइम यूज में लिया जाता है। तो ये यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं, यहाँ पर जाइमेज यूज में लिया जाएगा, ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनेगा तो स्टार से माल्टोज बनेगा तो डाइस्टेज एंजाइम यूज में लिया जाता है। तो ये दो तो याद रखना आप। लैक्टोबैसिलस तो वैसे भी याद है, और यहाँ पर ये आपका अमोनिया का याद रखना, हेबर विधि में वनस्पति घी का याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम कुछ सवाल देख लेते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल याद कर लेना, स्टार से माल्टोज डाइस्टेज और ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल जाइमेज एंजाइम। जैसे कि सवाल देखिए आप,
निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जल में चीनी का घुलना जो है ये आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। जल में चीनी का घुलना, ये पचना तो इधर का आ गया, ठीक है। आगे देखिए, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों आपका हो जाएगा। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर निकल उत्प्रेरक यूज में लिया जाता है। इसके अलावा देखिए, चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करने पर वह CaO और CO2 में टूट जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। लोहे पर जो जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में मोलिब्डेनम किसका कार्य करता है? तो ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। तो ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये पहला टॉपिक कंप्लीट करने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।